आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको CSS के पेड सेशन के लेक्चर्स इस वीडियो में फ्री ऑफ कास्ट दिखा रहा हूं, तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। मैं आपको बताता चलूं, CSS का ऐसे का पेपर करंट अफेयर्स में से आता है और करंट अफेयर्स आपका लाजमी मजमून भी है। इसके अलावा तीसरा मजमून जौन सा है वो पाकिस्तान अफेयर जौन सा है वो करंट अफेयर के पेपर में सवाल उसमें से भी आता है, यानी पाकिस्तान के मुतल्लिक सवाल करंट अफेयर्स में आता है। मतलब ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं। इनके बगैर आप किसी भी सूरत में CSS की तैयारी नहीं कर सकते। तो मैंने आज की वीडियो में डिटेल में आपको ये बताने की कोशिश करनी है कि आपने पाकिस्तान अफेयर को, करंट अफेयर्स को और CSS के ऐसे के पेपर को किस लिहाज से, किन टॉपिक्स को किस किस डिमेंशन से तैयार करना है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए गोल्डन साबित होने लगी है। आपको बताने लगा हूं कि ये जोन सी वीडियो है ये आप लोगों के लिए सोना है, सोना, और सो नहीं जाना आप लोगों ने। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। और इसके अलावा अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो दोबारा अगेन देखिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की इसी तरफ। तरह कांग्रेशनल मिनिस्ट्रीज ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये जनाब पाकिस्तान रेजोल्यूशन तक और क्रिप्स मिशन जो भी जो इम्पोर्टेंट वाकयात हैं जिसने हिंदुस्तान की तारीख को, आज़ादी की तहरीक को जो है वो रीशेप करने में जो था वो एक अहम रोल प्ले किया। ओके, उसके बाद जो आपका सेकंड पार्ट होता है पाकिस्तान अफेयर में, वो पोस्ट पार्टीशन इरा में इवॉल्विंग इरा लेते हैं हम, यानी एवोल्यूशनरी फेज है, यानी पाकिस्तान के जो इब्तदाई साल हैं, कुछ डेकेड्स हैं, उसमें हमने चीजों को कवर करना होता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे इनिशियल प्रॉब्लम्स क्या थे, ठीक है, रोल ऑफ जुडिशरी इन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, इसमें हम सिविल मिलिट्री रिलेशंस को देखते हैं कि ये कैसे इवॉल्व होते हैं। इसी तरह आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन डिले होता है और उसकी बुनियादी वजूहात क्या थी, इस्लामाइजेशन के हवाले से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है उसको हम स्टडी करते हैं। और इसी तरह जो सानिया ईस्ट पाकिस्तान है इसको इसमें कवर किया जाता है। आपका इस्लामाइजेशन का प्रोसेस जिसमें तीनों आइन जो आए हैं उसके अंदर इस्लामिक प्रोविजंस को एनालाइज किया जाता है। जनरल जा का इस्लामाइजेशन का जो इरा है उसको हम स्टडी करते हैं। तो ये 1947 से लेकर जनरल जा तक का इरा है, इवॉल्विंग इरा है। इसमें ये भी देखा जाता है कि पाकिस्तान में जो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स कौन कौन सी हुई, सेंट्रल प्रोविंसेस के जो रिलेशंस हैं उनकी इब्तिदा कैसे होती है। तो ये जनाब आपका सेकंड फेज होता है, इसमें से भी सवाल आते हैं। और पाकिस्तान फेयर का जो थर्ड सेक्शन होता है वो करंट अफेयर का होता है। अब आप देखें कि करंट अफेयर में मोस्टली हम ज्यादातर अपने रीजन्स के और अपने पाकिस्तान के डोमेस्टिक इश्यूज पे ज्यादा फोकस करते हैं। इसमें ग्लोबल इश्यूज से रिलेटेड टॉपिक नहीं आते। और अगर आप पास पेपर्स को एनालाइज करेंगे, जैसे पाकिस्तान के वाटर क्राइसिस है, हमारी फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान की जोग्राफिकल लोकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। और मुझे बताइएगा वॉइस की डिस्टॉर्शन सभी को हो रही है? नो सर, क्लियर है वॉइस। जी ठीक है, ओके। सर उन लोगों को हो रही है जिनका अपना नेटवर्क इशू है। बेटा आप जिसको डिस्ट्रॉशन हो रही है वो अपनी जगह थोड़ी प्लेस को चेंज कर लें। समटाइम ऐसा होता है जहाँ पे डिवाइस रखी है उसके करीब चले जाएं, नेट थोड़ा बेहतर हो जाता है। अच्छा, क्योंकि मेरा नेट बहुत स्पीड नहीं होता है, मैंने एक स्ट्रॉन्ग नेट लगवाया हुआ है PTCL का और अच्छा खासा पे भी करता हूँ, तो इस वजह से मेरे एंड से कभी प्रॉब्लम होता नहीं है। अच्छा, तो मैं ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की लोकेशन, हमारे जो कश्मीर का मसला है ये भी आपको सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। और इसी तरह पाकिस्तान के जो इंडिया के साथ रिलेशंस हैं, नेशनल इंटीग्रेशन और 18th अमेंडमेंट्स, ये भी आपके सिलेबस में शामिल मैंने किया है। फिर पाकिस्तान को कौन कौन से इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना है, एनर्जी क्राइसिस का इशू आ जाता है, इसमें करप्शन है,
इसमें हम अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को भी स्टडी करते हैं, पाक चाइना रिलेशंस का भी जो है वो इसके अंदर कवर किया जाता है। फिर आपके जो रीजनल ब्लॉक्स हैं जैसे एससीओ है, सार्क है, ईसीओ है, हाइब्रिड वॉर है, तो ये कंटेम्प्रेरी अफेयर्स का सेक्शन होता है। इसके बगैर पेपर मुकम्मल होता ही नहीं है। और अगर आप देखें 2016 के बाद तो पेपर ट्रेंड काफी चेंज हुआ है। प्री पार्टीशन में से सवाल कम आते हैं और पोस्ट पार्टीशन में से भी एक या दो सवाल आ गए, और आपके ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो करंट अफेयर से आते हैं, क्योंकि एफपीएससी का शायद ये माइंडसेट है कि जो प्री पार्टीशन के सेक्शन होते हैं वो क्रैम सेक्शन होते हैं, तो क्रैमिंग को वो बहुत ज्यादा डिस्करेज करते हैं। इसी वजह से चाहे वो अब मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो करंट अफेयर्स में से ही आते हैं। लेकिन फिर भी आपने बैलेंस जरूर क्रिएट करना होता है कि अभी मैं आपको थोड़ा सा पेपर ट्रेंड्स भी दिखाऊंगा अगली स्लाइड्स के अंदर। तो चलें आगे हम चलते हैं। तो अच्छा, ये टॉपिक्स का तो हमें पता चल जाता है कि जनाब ये जो टॉपिक्स हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम होती है कि बच्चे के लिए कि सर टॉपिक्स तो हमने कर लिया, फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन हैं, या पाकिस्तान के डोमेस्टिक वाटर इश्यूज पे हमने करना है, या फिर एनर्जी क्राइसिस पे मैं क्या कहते हैं टॉपिक प्रिपेयर करना चाह रही हूँ या करना चाहता हूँ। तो फिर क्वेश्चंस की रेंज को मैंने कैसे देखना होता है, ये बहुत जरूरी होता है। मुझे इस पे बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, खपना पड़ता है पास पेपर्स को, और फिर जाके ये सारा बुक रक्स निकाला हुआ है। तो अब ये इसमें देखेंगे कि किस तरह की क्वेश्चंस की डायमेंशन होती हैं। अगर आप इसको समझ लेंगे तो फिर आपके लिए टॉपिक्स ज्यादा स्मार्टली हो जाते हैं, और आप ज्यादा बेहतर तरीके से अपने जो टॉपिक्स हैं, या इवन दैट के टीचर भी अगर पढ़ा रहा होता है तो उसको भी पता होता है कि यार इन इन एरिया से जो है ना सवाल इसी एंगल से आते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैयर, स्टेप्स और ऑप्शंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मसलन पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके रिवाइवल के लिए जो है वो क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं। अच्छा, एक दफा उसने सवाल पूछा था कि वो स्टेप्स बता दें आप कि पाकिस्तान में हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एचईसी ने क्या स्टेप्स लिए हैं। ओके, ऑप्शंस फॉर ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज। अब ऑप्शंस के ऊपर अगर आप देखें तो एनर्जी रिसोर्सेज का एक सेक्शन तो आपको समझ में आएगा, आगे भी मैं एनर्जी रिसोर्सेज से रिलेटेड आपको बताऊंगा कि किन किन एंगल से जो है वो एनर्जी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। फिर मेजर्स टेकन बाय द पाकिस्तान फॉर द कश्मीरीज, पाकिस्तान ने कश्मीरियों की मदद करने के लिए सफारती सतह पर अब तक कौन कौन से मेजर्स लिए हैं। दूसरी रेंज होती है सोल्यूशन एंड द सजेशंस। बहुत सारे सवाल जो होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं वो इस एंगल से भी आ रहे होते हैं। मसलन सॉल्यूशंस ऑफ द पाकिस्तान प्रॉब्लम्स, पाकिस्तान के जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं इसका हल क्या है। अफगानिस्तान के अंदर जो क्राइसिस चल रहे हैं, अब देखें अफगानिस्तान से रिलेटेड अगर आप टॉपिक प्रिपेयर करने जा रहे हैं तो आप एक चीज ऐड कर लें कि अफगानिस्तान की जो भी मौजूदा सूरत हाल है, वहां पे जितने भी मसाइल हैं उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। फिर सजेशंस टू रिजॉल्व इकोनॉमिक चैलेंजेस। अब देखें अगर इकोनॉमिक का सेक्शन आ रहा है तो जो भी प्रॉब्लम होगा, इश्यूज कोई भी होगा, उसका आपने सोल्यूशन या सजेशंस के बगैर टॉपिक कंप्लीट नहीं करना। वो कंफर्म है, चाहे करप्शन कर रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस कर रहे हैं, आप इकोनॉमिक चैलेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, आप जो है वो गवर्नेंस से रिलेटेड कोई सवाल है, ठीक है, या फिर अफगानिस्तान का इशू है, व्हाट्सएवर, इसका सोल्यूशन सजेशन हमेशा आपने तैयार करना होता है। अच्छा, अगली जो रेंज है वो सिग्निफिकेंस, नेचर एंड कॉम्बैट। दिस इंटरेस्टिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ द एससीओ फॉर पाकिस्तान। अब एक टॉपिक आप लेते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि यार मैंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पे कैसे तैयार करना है, तो चलें एक तो आपको एंगल मिल गया कि पाकिस्तान मेंबर बना है 2017 में, ठीक है, न्यूली मेंबर है। तो ये जरूर ऐड कर लें कि पाकिस्तान के लिए एससीओ जो है वो कैसे हेल्पफुल हो सकता है, पाकिस्तान के लिए उसकी क्या अहमियत है। ये सवाल भी मेरे ख्याल से 2018 में पाकिस्तान फेयर में तो नहीं, करंट फेयर में आया हुआ है। अच्छा, फिर अब देखें एनर्जी से रिलेटेड दूसरी रेंज तक उसने की है। अब ये सवाल आया सिग्निफिकेंस ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी, कि पाकिस्तान में रिन्यूएबल एनर्जी की क्या अफादियत है, ठीक है। ओके, फिर कॉम्बैट से रिलेटेड मुकाबला करना है, फाइट करनी है, तो फिफ्थ जनरेशन वॉर जो है उसको कैसे कॉम्बैट किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं हाइब्रिड वॉर या फिफ्थ जनरेशन वॉर
का टॉपिक तैयार कर रहा हूँ तो मुझे ये सेक्शन उसके अंदर ऐड कर लेना चाहिए। फिर नेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह के हैं, फिर उसने पूछा हुआ है कि नेचर ऑफ द गवर्नेंस क्राइसिस इन पाकिस्तान, और इसी तरह नेचर ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस रिलेशंस सिंस 1973। अब सेंट्रल प्रोविंसेस रिलेशंस का टॉपिक जो है ना ये बहुत वाइडली है, इसमें तो बहुत सारी डोमेन्स आती हैं वैसे अगर हम जनरल इसको पढ़ना शुरू करें, लेकिन अब आप देखें कि उसने रेंज सेट की है। एक टॉपिक तो उसमें दिया ना ऐसे कि पाकिस्तान में जो सूबे और मरकज है वफाक है उनके दरमियान ताल्लुकात की नोयत क्या रही है सिंस 1973। तो अब आप इसको इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। फिर इसमें यह भी आता है कि सेंट्रल प्रोविंशियल रिलेशंस में मेजर चैलेंजेस और इश्यूज क्या रहे हैं, दूसरा एंगल जो है वो ये पकड़ लें, ये सेक्शन उसका प्रिपेयर कर लें। तो इसी तरीके से जब आप चीजों को प्लान करके और टॉपिक्स को स्मार्टली करेंगे ना तो वही आपको पे बैक करेंगे। वरना आप एक टॉपिक को पकड़ेंगे और आपको पता ही नहीं है कि उसको कहाँ से तैयार करना है, किस तरीके से करना है, किन किन एरियाज को मैंने कवर करना है, तो फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए सीएसएस में मैं हमेशा कहा करता हूँ कि भले आप सेल्फ स्टडी पे जाएं, 2 साल पढ़ें, 3 साल पढ़ें, 1 साल पढ़ें, लेकिन कम से कम किसी टीचर से, किसी इदारे से गाइडलाइन जरूर ले लें। ये आपका टाइम सेव करेगी। क्यों कि अब सीएसएस जो है ना ये स्मार्ट स्टडी का नाम है। अब इसमें ये नहीं कि आप 10-10 किताबें निकालेंगे। मैं हर साल गेस्ट बनाता हूँ तो उसमें 15-20 सवाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें से ऑलमोस्ट बड़ा अल्लाह का बड़ा करम है कि सवाल आते हैं। अभी क्रैश प्रोग्राम विषय बच्चों को पढ़ाया था तो ब्रिक्स वाला सवाल आ गया, और इसी तरह चाइनीज मीडिएशन के ऊपर ये जो अभी आपका पेपर हुआ है क्या कहते हैं सीएसएस स्पेशल, और आई थिंक एक और टॉपिक था। तो बच्चों ने काफी ज्यादा थैंक्स पे किया कि सर आपने सेशन में बड़े स्मार्टली जो थे वो टॉपिक्स पढ़ाए और उन्हीं में से हमारा पेपर आ गया। तो ये टीचर्स का तजर्बा होता है जनाब, वो पढ़ा पढ़ा के वो रिसर्च कर करके वो उसको पता चल जाता है कि यार इस साल इस तरीके से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और फिर अल्लाह इज्जत रखने वाला भी है। अच्छा थी चैलेंजेस कॉजेज एंड इम्पैक्ट्स, इस तरह के क्वेश्चन कैसे होते हैं, मसलन पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या हैं, जहां पे उसने ये पूछा था कि इकोनॉमिक सॉल्यूशंस क्या हैं हमारे प्रॉब्लम्स के, तो उसने ये भी पूछा कि हमारे बेसिक चैलेंज क्या है। अच्छा फिर एनर्जी क्राइसिस का देखें, एक और एंगल से सवाल आया हुआ है कि पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस की कॉजेज क्या है। तो मैंने अब देखे 3 एरिया तो आइडेंटिफाई हो गए ना, ऑल्टरनेट एनर्जी की ऑप्शंस क्या हैं पाकिस्तान में, जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की सिग्निफिकेंस क्या है पाकिस्तान में, एनर्जी क्राइसिस की कॉजेज क्या है, और एक और ऐड कर लें सोल्यूशन क्या है। तो ये 4 एंगल से अगर आप एनर्जी क्राइसिस का टॉपिक तैयार कर लेना तो आई होप दैट के इन्हीं में से जो है वो सवाल जो है वो आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके फिर आप देखें कॉजेज ऑफ द मिलिट्री इंटरवेंशन। अब आपने सिविल मिलिट्री रिलेशंस को पढ़ना है तो फिर आप देखते रहेंगे कि जी किताबें पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, किस तरीके से तैयार करूं। तो जनाब अगर आप सिविल मिलिट्री रिलेशंस को तैयार करने जा रहे हैं तो फिर एक बात ज़हन में बैठा लें कि पाकिस्तान में मिलिट्री इंटरवेंशन की कॉजेज वाला सेक्शन आपने हर सूरत में तैयार करना है। बलूचिस्तान के हालात खराब हैं, वहां पे मुझे बीएलए को करना है, बीएलएफ को करना है, वहां की पॉलिटिकल पार्टीज का रोल करना है, नो, मुझे देखना है कि किस तरीके से सवाल आ सकता है कि बलूचिस्तान के इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंस है, तो यस ये एक मसला है, ये एक इश्यूज है, और इश्यूज को हमेशा कॉस्ट इफेक्ट एनालिसिस पे ही किया जाता है। तो आप इसमें करेंगे जनाब कि बलूचिस्तान की इंटरनल डिस्टर्बेंस की जो है वो बुनियादी वजूहात क्या है, ये सवाल आया हुआ है। अच्छा इसी तरह मुस्लिम डिक्लाइन जो है उसकी कॉजेज क्या है, यानी बड़े सगीर में जो मुसलमानों का जवाल था उसकी क्या वजूहात हैं, ठीक है। अगर आपने ईस्ट पाकिस्तान सेपरेशन करनी है मशरकी पाकिस्तान, तो उसमें भी ज्यादातर क्वेश्चन जो होता है वो यही पूछता है कि पाकिस्तान जो मशरकी पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ इसकी बुनियादी रीजन क्या थी, इसकी वजूहात क्या थी, राइट। अच्छा अब ये देखें डैम से रिलेटेड एक सवाल आया हुआ है। अब पाकिस्तान में डैम पॉलिटिक्स तो बहुत ज्यादा है, हाइड्रो पॉलिटिक्स भी है। अच्छा मैंने देखा कि वो टीचर बच्चों को हाइड्रो पॉलिटिक्स पढ़ा रहे होते हैं। अब ये इतना इररेलीवेंट है कि हाइड्रो पॉलिटिक्स पे कभी भी सवाल आ ही नहीं सकता। क्यों कि उसकी रिसर्च स्टूडेंट्स बहुत डिफरेंट है, वो सीएसएस के साथ मैच नहीं करती। तो इसलिए अगर कोई लाहौर में भी कोई अकेडमी वाला मुझे कहना कि सर हाइड्रो पॉलिटिक्स बच्चों को पढ़ाना है, तो मैं उनको कहता हूँ कि ये टॉपिक साइड पे कर दो, आप मेरे पे छोड़ दें कि जो वाटर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं टॉपिक हैं ये मैं खुद ही पढ़ा लूंगा। और मुझे पता होता है कि
वाटर से रिलेटेड टॉपिक्स किस तरीके से आते हैं CSS के अंदर, वो फिर मैं खुद ही हैंडल कर लेता हूँ। तो ये पाकिस्तान में जो डैम्स की डिले होने की, कंस्ट्रक्शन डिले जो है उसकी रीजन पूछे हैं कि पाकिस्तान में डैम्स की जो तमीर है वो तखीर का शिकार क्यों है, इसकी वजह बताएं। तो ये आप देखेंगे सवाल आया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा जी, समटाइम्स वो क्वेश्चंस की रेंज में इम्पैक्ट भी दे रहा होता है। इम्पैक्ट करप्शन के पाकिस्तान पे क्या है, और अफगान वॉर की पाकिस्तान के ऊपर क्या उसके असरात हैं। अच्छा, सर सैयद अहमद खान, देखें अब ये पर्सनैलिटी पे सवाल है, जहां पे हम सर सैयद की रिफॉर्म्स या सर्विसेज को तैयार करने जा रहे हैं, वहां पे ये भी चीज हम ऐड कर लेंगे कि उनकी जो सर्विसेज थी उसके इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर क्या असरात रहे। ठीक है, तो अब आप देखें कि किस तरीके से स्मार्टली टॉपिक्स जो है ना वो इसी में से आप एंगल्स जो है वो उसको आइडेंटिफाई हम कर रहे हैं, और बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो इसी में से आपके जो है वो रेंजेस जो है उसके सेट हो जाएंगे। अच्छा, समटाइम्स ट्रेंड्स, क्राइसिस एंड द रोल रिलेटेड क्वेश्चंस आर द गिवंस इन द पाकिस्तान अफेयर्स पेपर। अब देखें, पाकिस्तान और US रिलेशंस का टॉपिक है, तो उसने सवाल दिया कि ट्रेंड्स कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में क्या ट्रेंड्स हैं, चैलेंजिंग क्या हैं। ठीक है, फिर क्राइसिस ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन। अच्छा, रोल बेस्ड क्वेश्चन जरा देख लें। रोल बेस्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जी पाकिस्तान में जुडिशरी जो है उसने आईनी इर्तिका के अंदर उसका क्या किरदार रहा। ठीक है, इसी तरह रोल बेस्ड में इसमें सवाल दिया हुआ है, रोल ऑफ सूफीस इन स्प्रेड ऑफ इस्लाम, के बड़े सगीर में इस्लाम फैलाने में सूफिया किराम का क्या किरदार था। ठीक है, तो अब ये 3 एग्जाम्पल मैंने दिए, ये सारे मैंने पास पेपर्स को पढ़ने के बाद ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, खुद लिखे हुए हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। एवोल्यूशन और रिफॉर्म्स तक बेस्ड भी क्वेश्चन होते हैं। एवोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम सोसाइटी, जो कि अगला टॉपिक ही हमारा ये होगा। फिर रिफॉर्म्स ऑफ द शेख अहमद सरहिंद। अब ये जितने आपके पर्सनालिटीज हैं प्री पार्टीशन से पहले, इनको आपने दो तरह से तैयार करना था, इनकी रिफॉर्म्स को और इनकी सर्विसेज को। थिन लाइन का फर्क होता है, लेकिन इसके अलावा कुछ और नहीं करना। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि समटाइम्स वो कंडीशनली दे देता है कि इन्होंने जो काम किया इसके इम्पैक्ट क्या थे, जैसे सर सैयद वाला दिया हुआ है। लेकिन ज्यादातर जितने भी आपके रिफॉर्मर्स हैं, शाह वलीउल्लाह हैं या शेख अहमद सरहिंद है, तो इसको तैयार करना बहुत इजी होता है। आपने सिर्फ उनकी खिदमात को, उनकी जो इस्लाहात हैं उसको प्रिपेयर कर लें, गारंटी है कि आपका टॉपिक सिक्योर हो जाएगा, इसी में से सवाल आता है। अच्छा जी, उसके बाद फीचर्स, प्रोविजंस एंड द रिवाइवल, इस तरह के भी पाकिस्तान अफेयर के अंदर क्वेश्चन आते हैं। मसलन पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल कल्चर है उसके क्या फीचर हैं। ठीक है, पाकिस्तान का जो कल्चरल हेरिटेज है, अब कल्चर पाकिस्तान का, इसकी बहुत ज्यादा डायमेंशन है इस टॉपिक की, तो आप स्मार्टली किसको करेंगे। और सवाल भी इसी तरीके से आता है कि पाकिस्तान की जो सकाफत है उसकी बुनियादी खसूसियात क्या हैं। प्रोविजन ऑफ द शिमला एग्रीमेंट। अच्छा, रिवाइवल ऑफ द मुस्लिम सोसाइटी इन द सब कॉन्टिनेंट और रिवाइवल ऑफ द पाकिस्तान US रिलेशन, ये सारे सवाल इसी तरीके से आए हुए हैं। तो जहां मैंने अमेरिका का जो टॉपिक है उसको मैंने तैयार करना जी, ट्रेंड्स को मैं तैयार कर सकता हूँ, पाकिस्तान और US रिलेशंस में क्या चैलेंजिंग है और इसका रिवाइवल कैसे हो सकता है। 3 एंगल्स तो मुझे मिल गए, तो इनको करें, एक आधा और ऐड करके चाहे वो, इसी तरह आपका टॉपिक जो है वो स्टोर हो जाएगा। द लास्ट वन इज द सर्विसेज यूजेज कंट्रास्ट एंड द कंपेयर। इस तरह की क्वेश्चंस की रेंज भी होती है। अब सर्विसेज में भी मैं आपको बता रहा था कि जो आपके रिफॉर्मर्स हैं उनकी रिफॉर्म्स करनी है, उनकी सर्विसेज करनी है। अब उसने सवाल दिया होगा कि शाह वलीउल्लाह शेख अहमद सरहिंद की क्या सर्विसेज है, कायद आजम की, और इसी तरह जो सर सैयद अहमद खान है उनकी मुस्लिम के लिए क्या सर्विसेज रही है। यूजेज के ऊपर सवाल दिया है कि पाकिस्तान के नेशनल रिसोर्सेज का क्या यूजेज है। अच्छा, जरा कंपेयर एंड कंट्रास्ट पे भी देखने सवाल आते हैं। उसने सवाल दिया हुआ है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट देवबंद एंड दी अलीगढ़ मूवमेंट। तो जहां पे आप मूवमेंट्स को जर्नली करेंगे, ठीक है, वहां पे एक सेक्शन ऐड कर लें, क्योंकि मैं शायद आपको एक टॉपिक करवाऊंगा उसमें मैंने ये ऐड किया हुआ है, इनका कंपेयर और कंट्रास्ट।
इसी तरह कंपेयर एंड कंट्रास्ट बलोचिस्तान एंड द फॉल ऑफ ढाका। अब देखें सेपरेटली तो आपने कर लिया, ईस्ट पाकिस्तान की कॉजेज भी कर ली, बलोचिस्तान के हालात खराब हैं, उसकी क्या कॉजेज हैं, उस मसले का हल क्या हो सकता है। लेकिन वहां पे एक सवाल पास पेपर्स में आया हुआ है कि ये दोनों जो प्रॉब्लम्स हैं आप उसका कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें। और गुड थिंग इज दैट, आपके लिए गुड न्यूज है कि ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व क्वेश्चंस की शक्ल में बनाया हुआ है। पक्की पकाई खीर है, जब ये टॉपिक करेंगे इस पाकिस्तान वाला तो उसमें मैं आपको ये टॉपिक ये सवाल दे दूंगा। कल भी मैंने 3 सॉल्व क्वेश्चन दिए थे यूक्रेन वॉर के ऊपर, आपको इस तरह का मटेरियल कोई भी नहीं प्रोवाइड करेगा, आई बेट। और साथ में स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स को तो आपको अंदाजा हो गया कि वो कितनी वेल ऑर्गेनाइज स्लाइड्स थी और कितनी आसान तरीके से मैंने आपको यूक्रेन वॉर के ऊपर जो का लेक्चर दिया। कोशिश यही होती है कि सिंपल तरीके से, क्यों, उसकी वजह ये होती है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको CSS में उससे पहले सब्जेक्ट्स का आइडिया नहीं होता, उनको टॉपिक से नहीं पता होता। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जितने आसान तरीके से आप लोगों को समझा सकूं, ताकि खासकर वो जो बिगिनर्स होते हैं, जो काफी जिनको फियर होता है कि पता नहीं ये सब्जेक्ट्स मैं कैसे तैयार करूंगा, तो पढ़ने के बाद काफी हद तक उनके फियर्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं जी। आप पेपर जरा ट्रेंड्स देखते हैं। आ, आ, ये मेरे पास 2021 तक का था, अभी कुछ मैंने ऐड नहीं किया। लेकिन 16 से देखें तो प्री पार्टीशन से आए थे 4 सवाल, ठीक है, और पोस्ट पार्टीशन में आए थे 3 सवाल। 2017 में प्री पार्टीशन में, जी जी यार ये नोट्स मिल जाते हैं, डोंट वरी, वो कल भी मिल गए थे, आज वाले भी मिल जाएंगे, ये कोई इशू नहीं होता। जाहिर है पढ़ा रहा हूँ तो बच्चों को भी मटेरियल तो देना होता है ना। अच्छा 17 में देखें कोई सवाल नहीं आया। अब 17 में जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे वो ये सोचें कि यार हो सकता है कि अगले साल भी प्री पार्टीशन में से कोई सवाल ना आए तो मैं सारा पोस्ट पार्टीशन को तैयार कर लूं। लेकिन 18 में उसने 2 सवाल दे दिए, ठीक है, तो उसने सरप्राइज दी आपको। और इसी तरह फिर 19 में एक है, फिर 20 में 2 है और 21 में एक है। तो इससे हमने पेपर को इस तरीके से एवेलुएट किया, कैलकुलेट किया पेपर ट्रेंड को, कि पोस्ट पार्टीशन और प्री पार्टीशन के अंदर आपने बैलेंस रखना होता है, तवाजुन रखना होता है, ठीक है। और ये जो ट्रेंड होता है ना, इसके बारे में हम कुछ हतमी नहीं कह सकते कि यार इस साल अगर 23 में कोई सवाल नहीं आया तो 24 में नहीं आएगा। आपने रिस्क नहीं लेना होता, ठीक है। तो इसी वजह से जब भी आपने पाकिस्तान अफेयर का पेपर तैयार करना है तो जनाब उसमें प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन दोनों के टॉपिक्स को करना होता है। ये माइंड से निकाल दें कि जनाब प्री पार्टीशन में से तो आते नहीं सवाल, तो फिर ऐसा है कि पोस्ट पार्टीशन पे, तो अगर आपके 2 सवाल आते हैं, ठीक है, तो फिर आपका पेपर, अगर आपने तैयार नहीं किए टॉपिक्स तो आपके लिए पेपर रिस्की हो जाएगा, आपके लिए सवाल जो है वो अटेम्प्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने बैलेंस क्रिएट करना है प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन के साथ। अच्छा जी आगे चलें। ओके, 3D अप्रोच, टॉपिक्स को प्रिपेयर करने की भी कुछ साइंटिफिक अप्रोच होती है। और अब इसमें जरा अपने माइक जरा म्यूट रखिएगा, आई थिंक सो दैट किसी का माइक अनम्यूट है, ये मिस्टर तारिक का है। अच्छा, 3D अप्रोच का मतलब होता है कि जब हम पाकिस्तान अफेयर्स के टॉपिक्स को प्रिपेयर करते हैं तो उसकी कुछ टेक्निकल जो है वो एरियाज होते हैं जिसको हमने कवर करना होता है। अब वो कैसे करना होता है, मसलन 3D अप्रोच से मुराद होता है कि जनाब के जब आप कोई टॉपिक्स लेते हैं तो उसको आपने उसका हिस्ट्री के ऊपर भी फोकस करना होता है। करंट अफेयर के टॉपिक्स में हम ज्यादा हिस्ट्री के ऊपर नहीं जाते। फॉर एग्जाम्पल अगर नेशनल इंटीग्रेशन का टॉपिक आप करंट अफेयर में करें तो शायद हमें उसकी इतनी ज्यादा हिस्ट्री को कवर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उसको पाकिस्तान अफेयर में कर रहे हैं तो फिर आपको वेरी फर्स्ट से बताना होगा कि पाकिस्तान में नेशनल इंटीग्रेशन के इश्यूज का कैसे आगाज हुआ। सिविल मिलिट्री रिलेशंस को अगर हम करते हैं तो फिर हम देखेंगे कि जेनेसिस कैसे हैं, इवॉल्व कैसे हैं, अपस्टाउन कैसे आते रहे हैं। तो पहला ये होता है कि आपने 3D अप्रोच के अंदर कि आपका जो पास्ट है, मसलन हम एक टॉपिक तैयार करने जा रहे हैं कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस पाकिस्तान के अंदर, तो मैं इसको पाकिस्तान फेयर में जब करूंगा तो मुझे इसकी हिस्ट्री के बारे में भी बताना होगा, इसकी हिस्ट्री के बारे में भी
मुझे जो है वो कवर करना होगा। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट में हम देख लेंगे कि जनाब इस वक्त करंट स्टेटस क्या है पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री रिलेशंस का, और सिविल मिलिट्री रिलेशंस में जो रिफ्ट आता है या फौज मुदाखलत करती है बार बार सिविल अफेयर्स के अंदर, उसकी बुनियादी कॉजेज क्या हैं। इसी तरह फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या होते हैं कि हम पाकिस्तान में फौज और हमारे जो सिविल इदारे हैं उनके ताल्लुकात का जो है मुस्तकबिल कैसे हम डिटरमिन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आपने टॉपिक्स को प्रिपेयर करना होता है। लेटर ऑन मजीद हम देखते हैं कि उसको जो है वो एनाटॉमी आपने टॉपिक्स की मजीद कैसे करनी है। मसलन हम एक टॉपिक लेते हैं जनाब के वाटर डिस्प्यूट है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। ठीक है, अब अगर मैंने ये टॉपिक पाकिस्तान अफेयर में तैयार करना है तो सबसे पहले तो मैं इसकी हिस्ट्री पे जाऊंगा कि जनाब ये पानी का मसला जो है इसका आगाज कैसे हुआ, फिर ग्रेजुअली जो है ये कैसे इसके अंदर अप्स डाउन्स आते हैं। ठीक है, मैं देखूंगा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पानी के मसले के ऊपर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई। तो मैं सिंध तास माहदे को भी इसके अंदर ऐड कर लूंगा कि 1960 में जो है वो पानी का मसला हल करने के लिए दोनों ममालिक ने जो है वो आ, एक मुआहदा किया था। फिर लेटर ऑन हम इसमें ऐड करेंगे 80 के बाद इंडिया ने जो था वो डैम्स कंस्ट्रक्शन जो थी उसका आगाज किया। ठीक है, तो पास को इस तरीके से आपने कवर करना था। अच्छा, जनरलाइज कैसे करना है करंट सिनेरियो के अंदर, आपने किन चीजों को ऐड कर सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो पानी का मसला है उसका स्टेटस क्या चल रहा है और इस मसले की बुनियादी वजूहात क्या हैं। इसमें हम ये भी ऐड करेंगे कि दोनों पार्टीज जो हैं पानी, आपके सर को ना ये इसका लिंक जो है ना रिकॉर्डिंग सर फिर सर के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि वो ग्रुप में शेयर करते हैं। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि जब हमें टॉपिक्स को प्रिपेयर करना होता है तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। हमने एक टॉपिक लिया पाकिस्तान इंडिया अफेयर्स के वाटर डिस्प्यूट्स के ऊपर। तो जब उसके लेटेस्ट सिनेरियोस को हम देखेंगे तो उसमें हम जो है वो पार्टीज का स्टैंड क्या है, इसके अंदर हम स्टैटिस्टिक एग्जाम्पल रेफरेंसेस स्टेटमेंट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह जब पाकिस्तान अफेयर का टॉपिक मैं प्रिपेयर करने जा रहा हूँ तो मैंने जहाँ पे हिस्ट्री देखी मैंने कंटेम्प्रेरी एंगल से उसको प्रिपेयर किया। तो क्या कभी कोई और चीज भी रहती है जिसको मैंने करना है? यस, उसका एनालिसिस भी हम करेंगे, कॉज इफेक्ट एनालिसिस के इस मसले के ऊपर। पाकिस्तान अगर इंडिया के साथ पानी का मसला है तो जनाब पाकिस्तान के ऊपर इसके क्या असरात हो रहे हैं। तो लॉजिकल आउटकम का मतलब ये होता है कि इसका सोल्यूशन क्या है, रिकमेंडेशन देंगे आप। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ऊपर बात कर सकते हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बता सकते हैं। तो इस तरीके से आपने टॉपिक्स को जो है ना वो प्रिपेयर करना होता है। लेकिन अगर आप सिस्टमेटिकली टॉपिक को प्रिपेयर नहीं करेंगे तो पॉसिबल है कि आप अननेसेसरी एरिया को या उन चीजों को कवर करें जो कि एग्जाम से रेलिवेंट ही नहीं है और उनको मिस कर जाएं जिसने जो कि एग्जाम रेलिवेंट है। तो इसलिए बहुत केयरफुली आपने टॉपिक्स को तैयार करना होता है और इसमें इसी चीज को आपने यार आप ना पेमेंट है चीज नहीं करना चाहिए में जो थोड़ा इशू होता है बच्चों की जो क्या कहते हैं प्रेपरेशन है उसमें डिस्टिंक्शन क्रिएट करना होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो कि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं और वो तैयारी तो कर रहे होते हैं लेकिन वो समझते हैं कि सारा कुछ हमें आता है और हम खुद ही तैयार कर लेंगे तो ठीक है। तो फिर वो उन एरियाज को तैयार करते हैं जिनका से दूर दूर का ताल्लुक प्लेस करेंगे। तो जहां पे आपने तैयारी 7-8 माह में करनी थी उस पे फिर आपका टाइम लगेगा 2 साल। तो जनाब टाइम बहुत कीमती है। सीएसएस एग्जाम का मतलब ये है कि जिंदगी के बाकी मामलात भी होते हैं उनको भी आपने देखना होता है। ठीक है, तो इसी वजह से जब भी आपने तैयारी करनी है तो स्मार्टली करनी होती है। अच्छा जी, अब आते हैं जी मटेरियल रिसोर्सेज के ऊपर। आपने सोर्स क्या करना है कि कौन कौन सी किताबें पढ़नी है ये भी इम्पोर्टेंट होता है। ये तो नहीं होगा कि मैं आपको ये कह दूं और मैं आपको कभी भी नहीं कहूंगा कि आप मार्केट जाएं और जाके किताब खरीद लें।
नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपने मल्टीपल सोर्सेस को ही देखना होता है और उसी से ही आपको एक बेस्ट जो है ना वो कंटेंट मिलता है। देखिए ना, आप खाना भी बनाते हैं तो उसमें जितने मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो उसका टेस्ट डेवलप होगा। तो इसी तरह पेपर की तैयारी में भी आपने मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स को जो है वो एक्सट्रैक्ट करना होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि देखें सारे जो हम मसाला जात होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो हाई क्वांटिटी में नहीं डाल रहे होते, लेकिन वो टेस्ट डेवलप करने के लिए होता है। ठीक है। तो ये भी जो किताबें होती हैं, ये या जितने भी सोर्स होते हैं, इसका मतलब ये हरगिज नहीं होता कि यार इसको आपने पूरे का पूरा पढ़ना है या आपने इसके नोट्स बना लेने हैं या बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ना नहीं। ये आपने कीप इन टच का मतलब है ओवरव्यू लेना होता है। प्री पार्टीशन में बहुत अच्छी किताबें हैं। पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज है, ब्रिटिश इंडिया का इरा कवर करता है, 1957 1857 से 1948 तक का। खालिद बिन सलीम की ये किताब है। टूवर्ड्स पाकिस्तान, ये उससे भी ज्यादा स्मार्ट बुक है, ये वहीदुज़्ज़मान की किताब है। ये मेरे आई थिंक सो दैट मैंने जब तैयारी की थी सीएसएस की अटेम्प्ट में, तो मैंने ये किताब पढ़ी थी और बहुत अच्छी थी। लेकिन सबसे बेस्ट किताब ट्रैक टू पाकिस्तान है, ये अहमद सईद की है। ठीक है। तो आप इनमें से कोई एक किताब ले लें, सारी ना लें। प्रेफरेबल यही है कि ट्रैक टू पाकिस्तान ले लें। ये हिस्ट्री को ज्यादा बेहतर तरीके से, ये थोड़ी लेंथी जरूर है, लेकिन आप अगर स्मार्टली पढ़ना चाह रहे हैं तो फिर वहीदुज़्ज़मान की किताब जो है वो आप ले सकते हैं। ओके, इसी तरह www.storyofpakistan.com, ये ऑनलाइन आपकी है जी सोर्स। यहाँ से भी आपको प्री पार्टीशन के टॉपिक मिल जाएंगे। इसी तरह www.historypark.com, ये आपको MCQs जो होते हैं उसको प्रिपेयर करने में आपको ये साइट हेल्प कर सकती है। ओके, अब आते हैं पोस्ट पार्टीशन इरा के ऊपर। तो खासकर जो आपका इवॉल्विंग इरा है, जब पाकिस्तान बना और जनरल जिया तक का दौर है, तो उसमें आपने किन किताबों को सोर्स कर सकते हैं जो कि आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प देंगी। अच्छा स्कोर करने में, ये माइंड में रखिएगा, वरना आप बाजार से जाके कोई भी किताब खरीद सकते हैं, लेकिन उसकी गारंटी मैं तो नहीं कम से कम दूंगा एज अ टीचर कि आपको ये किताब जो है वो अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ये हामिद खान की किताब है, आउटस्टैंडिंग बुक है। और इसी तरह पाकिस्तान एट क्रॉस रोड, क्रिस्टाफे जेफरलोट की किताब है। ये भी इवॉल्विंग इरा से रिलेटेड किताब है, पोस्ट पार्टीशन के बाद की अच्छी किताब है, ये आप पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं जी, एक और बुक है, पाकिस्तान इज अ हार्ड कंट्री, एनातोल लेवियन की बुक है। ठीक है। और फिर पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, अब्दुल सत्तार की किताब है। इसमें खुर्शीद महमूद कसूरी की भी एक किताब है, नाइदर डव नॉर हॉक्स। ये भी उन्होंने आई थिंक कुछ 6-7 साल पहले किताब लिखी है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, जो बीकन हाउस के जो और क्या कहते हैं एजुकेटर स्कूल की जो चेन है उसके जो मालिक हैं, खुर्शीद महमूद कसूरी, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, बड़े बड़े कॉम्पिटेंट बंदे हैं। तो जनाब इनकी भी किताब है मेरे पास, शॉर्ट फॉर्म में भी इनमें से काफी किताबें पढ़ी हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। नो, इकराम रब्बानी को कभी भी मैं सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि इकराम रब्बानी ने IR पे किताब लिखी हुई है और जो था उनका बैकग्राउंड जो है वो उसके ऊपर है, पाकिस्तान स्टडी के ऊपर। अच्छा, ये भी बड़ा मैटर करता है यार, आप किस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके किताब लिख रहे हो। अगर एक अच्छा राइटर है, मैं उनकी सर की जो है वो उनकी काबिलियत पे मुझे कोई किसी तरह का एतराज नहीं, रब्बानी जो है वो बड़े कॉम्पिटेंट हिस्टोरियन है पाकिस्तान के। लेकिन अगर आप उनकी किताब छाप देता है कोई एवरेज पब्लिशर, तो वो तो बेड़ा गर्क करेगा ना। अब देखें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, आप जब किताब छपवाते हैं तो देखा जाता है कि वो किसने छापी है किताब। अब अगर आपकी किताब ऑक्सफोर्ड वालों ने छापी है तो जनाब इसका मतलब उस किताब का एक स्टैंडर्ड होगा, एक मेयार होगा, उसमें फिल्टर्स लगे होंगे और उसके बाद वो किताब छपेगी, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप कोई लोकल पब्लिशर से छपवाते हैं, तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, ये मेरे पास सामने मेरी किताब पड़ी है इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर। तो लोकल जो पब्लिशर्स होते हैं वो कहते हैं कि हमें 1 महीने के अंदर आप किताब लिख के भेज दें। अच्छा, वो ये भी नहीं कहते कि आप
का बैकग्राउंड क्या है, वो अगर आप आईआर के एक्सपर्ट हैं वो आपको कह देंगे क्रिमिनोलॉजी की किताब लिख दें हमने, कि मेरे साथ हो चुका है। मैंने 3 साल में लिखी है किताब, क्योंकि वो किताब लिखने में टाइम टेकिंग होता है। तो ये जो लोकल पब्लिशर्स होते हैं ये तो पैसे कमाने के लिए होते हैं ना, वो राइटर से 1-1 लाख पे या 50-50 हजार में किताब लिखवा लेते हैं और फिर उसको वो बेचते हैं और बच्चों के मुस्तकबिल से जो है कहते हैं खिलवाड़ करते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आपने किताब जब खरीदनी है तो ये देखना होता है कि इसको छापा किसने है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, क्या इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड पब्लिशर्स हैं या नहीं, क्या किताब जो है वो जो क्या कहते हैं उस प्रिंटिंग पब्लिशिंग के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको मीट करती है या नहीं, ये मैटर करता है। अच्छा चले, आप books are just a reading source and avoid to cram them, just pick up the relevant parts for preparations from the book। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आपने पूरी किताब को क्रैम नहीं करना होता, इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें आप समझते हैं कि यार ये चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है, बस आपने उसको कवर करना होता है। उसके बाद जो आपका कंटेम्परेरी अफेयर्स का सेक्शन होता है, तो जनाब उसके लिए आप जर्नल्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे जर्नल्स ऑफ पाकिस्तान विजन है, इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का इदारा है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज है। तो ये जो जर्नल्स के अंदर जो आर्टिकल पब्लिश होते हैं ना, ये एक बिगनर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। कि फॉर एग्जांपल आपने नेशनल इंटीग्रेशन के टॉपिक प्रिपेयर करना है, आपने 18th अमेंडमेंट के ऊपर करना है, ये पाकिस्तान के डोमेस्टिक वाटर क्राइसिस है, हाइब्रिड वॉर है, तो कोई एक आधा रिसर्च पेपर इसमें से आप उठा लें, देख लें, रिसर्च कर लें, तो वो आपको हेल्प करेगा। ओके, इसी तरह आपके मैगजीन्स भी, आपके जो कंटेम्प्रेरी सेक्शंस होता है, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट अब मैच हो गया है कि जो कल हम कर रहे थे तकरीबन उसी से मिलता जुलता है कि पाकिस्तान फेयर में जो करंट फेयर का सेक्शन होता है उसको आपने कैसे प्रिपेयर करना होता है। आप मैगजीन्स को भी जो है वो क्या कहते हैं कंसीडर जरूर करें। ग्लोबल पॉइंट है, द प्रेस रिव्यू है, वैसे मैं प्रेस रिव्यू को ज्यादा शौक से पढ़ता हूँ। और फिर आपका जो आ जाता है वो जनाब करंट अफेयर का सेक्शन, उसमें आपने न्यूज़पेपर रीडिंग्स की तरफ भी जाना होता है। ठीक है, और उसमें आपका डॉन है, पाकिस्तान टाइम्स है, द न्यूज है, कोई भी एक आधा अखबार ले लें, एक लोकल ले लें या और एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर उठा लें और उसमें से आप तैयारी करें। और लेट मी गो फॉर द नेक्स्ट पेज। एक मिनट जरा दीजिएगा, मेरे ख्याल से एक पेज शायद मिस हो गया है। हाँ बिल्कुल है, वो बिल्कुल है, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ फिर आपसे शेयर करता हूँ। ओके, अच्छा जी। अब इसमें जो कॉलम्स सेक्शन होता है करंट फेयर में, उसमें आपने किन को पढ़ना है, मुनीर अकरम को पढ़ लें, डॉक्टर हसन अस्कर रिजवी को पढ़ लें। ठीक है, नसीम जाहरा हैं, मोहम्मद आमिर राना है। अगर आप कुछ हिस्टोरियंस को भी पढ़ना चाह रहे हैं तो मैं उनके नाम बता सकता हूँ। हमजा अलवी को पढ़ लें, बहुत बड़ा नाम है। डॉक्टर मुबारिक अली को पढ़ लें पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर, और करंट अफेयर से रिलेटेड जो चीजें वो लिखते हैं वो बड़ी अथेंटिक होती है। आयशा जलाल को पढ़ लें, उनकी किताबें हैं, लेकिन किताब को बड़ा आपने फिर केयरफुली देखना होता है कि यार कौन सी चीज रेलिवेंट है। लेकिन इस तरह के जो राइटर्स हैं उनको पढ़ने हुए में आप थोड़ा सा आपको ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही रैशनली लिखते हैं, बहुत ही वाइडली और ब्लंटली लिखते हैं। तो उस तरह की चीजें फिर आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी हद तक लिखनी होती हैं ये भी बड़ा मैटर करता है। लेकिन हमजा अलवी तो मेरे फेवरेट हैं, डॉक्टर मुबारक अली, आयशा जलाल, इन तीनों को मैंने तारीखी लिहाज से। फिर के अजीज भी इसमें एक बड़ा नाम आता है,
ओके चलें। तो मैं ये बता रहा था कि आप हिस्ट्री से रिलेटेड भी राइटर्स को पढ़ सकते हैं। उनके आर्टी हमजा अलवी ने खैर की किताब नहीं लिखी, उनके ज्यादा आर्टिकल्स ही हैं। डॉक्टर जफर नवाज जसपाल हैं, मलीहा लोधी हैं, जाहिद हुसैन है। ये सारे वो लोग हैं जो आपको पाकिस्तान फेयर का जो कंटेम्प्रेरी फेयर का सेक्शन होगा उसमें आपको हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। और फिर ग्लोबल स्टैटिस्टिक आपने उसी तरह से उठाने हैं, वर्ल्ड बैंक से डाटा ले सकते हैं, आप HTA इंडेक्स से डाटा ले सकते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल का इदारा है। अगर आप पाकिस्तान फेयर में करप्शन के ऊपर टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं तो एमनेस्टी इंटरनेशनल से आप पाकिस्तान की रैंकिंग निकाल सकते हैं कि लास्ट ईयर 2023 में या 22 में पाकिस्तान की करप्शन रैंकिंग पूरी दुनिया में जो थी वो क्या थी, ठीक है। ये भाई सारे वेबसाइट्स की शक्ल में ही होते हैं, ऑनलाइन जब आप इनको देते हैं साइट्स की शक्ल में होते हैं। ह्यूमन राइट्स है, ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का इदारा जो है, ये सॉरी ये जर्मन बेस्ड है, ये आपको करप्शन के ऊपर डाटा देता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये आपको ह्यूमन राइट्स के ऊपर डाटा देता है। एनुअल बजट रिपोर्ट, अब देखें ना पाकिस्तान का बजट तो आ गया हुआ है, और ये फिजिकल ईयर 2024 तक, जून तक ये रहेगा। तो एग्जाम आपका होना है जनाब फरवरी में, ठीक है। तो उसी में फिर आपकी ये जो बजट रिपोर्ट्स होती हैं ये आपको हेल्प आउट करती हैं। जी जी, आप क्या सवाल कर रहे हैं अब्दुल कादिर? बस ये खत्म होने वाला है, फिर उसके बाद आप सवाल ही कीजिएगा, मैं मुझे ये खत्म करने दे जरा। अच्छा, इसमें फिर आप देखें कि बोनस मार्क्स कैसे आपने लेने हैं। ओके, प्रैक्टिस द ड्रॉ द मैप्स, पाकिस्तान फेयर में भी आपने मैप्स को ड्रॉ करना सीखना है। इसमें आपने कौन कौन से मैप बनाने हैं, पाकिस्तान का मैप आना चाहिए, ठीक है। अगर मिनरल रिसोर्सेज के ऊपर आ जाता है, पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर आता है, तो आप मैप बना के उसमें इसको इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान की अगर क्या कहते हैं एग्रीकल्चर प्रॉब्लम में या आपके जितने भी लैंड फीचर हैं उसके ऊपर सवाल आता है, तो फिर आप मैप बना के पाकिस्तान का लैंड फीचर्स है उसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। कश्मीर का मैप आपको बिल्कुल आना चाहिए। अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पानी का मसला है तो वहां पे कश्मीर का मैप बना के आप डैम्स लोकेशन जो ब्राजेस वगैरह इंडिया ने कश्मीर में बनाए हैं तो जनाब आप उसको वहां पे पॉइंट आउट कर सकते हैं। साउथ एशिया का मैप आना चाहिए, सार के ऊपर अगर सवाल आ जाता है, ठीक है, तो उसमें फिर आप ये मैप ड्रॉ कर सकते हैं। या फिर ईस्ट पाकिस्तान क्या कहते हैं सेपरेशन है, तो उसमें कम से कम पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश का जो मैप है वो ड्रॉ करके आप उसमें चीजें हाईलाइट कर सकते हैं। सी पैक का मैप, लेकिन इसमें साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन जो कि मैंने आपको कल वाले पेपर में बताया था, वो इसके अंदर ड्रॉ करने की या प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर आपके रीजन्स में से या पाकिस्तान के जो इंटरनल एरिया है उसमें से सवाल आते हैं। ओके जी, मेक अ लिस्ट ऑफ द कोटेशंस ऑफ द इम्पोर्टेंट। हाँ, इसमें ये होता है कि हिस्ट्री के सवालों में भी आपने कोटेशन देनी होती हैं, और उन कोटेशन में कायद आजम है, इकबाल है, ठीक है, और हमारे जो अदर हिस्टोरियंस हैं, ठीक है, के अजीज हो गया, और IH कुरैशी हो गया, डॉक्टर आयशा जलाल हो गया, इनकी कोटेशन आप दे सकते हैं सवालों के अंदर, बिल्कुल फिट करें आप। लेकिन एक चीज याद रखें, ओवर फ्लडेड नहीं करना। ज्यादा से ज्यादा एक सवाल के अंदर आप 4 से ज्यादा कोटेशन नहीं देंगे। और ये नहीं होगा कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में आपने कायद आजम की 15 कोटेशन लिख दी हैं, तो इसका मतलब है कि सारा पेपर ही आपने क्रैम कर दिया, आपने उस पेपर में अपने एंड से क्या लिखा। तो ये ब्लंडर नहीं करना होता, आपने कोटेशंस को बैलेंस तरीके से स्टार्ट में, कुछ दरमियान में, और एक आधी एंड के अंदर आपने लिखनी होती है। अगर बहुत ही ज्यादा आप लिखना चाह रहे हैं तो 4 से ज्यादा आपने रेफरेंसिंग या कोटेशंस नहीं लिखने, ठीक है। कोशिश करें इससे कम ही रहें, 3 तक ही रहें। ओके जी, इसी तरह टेबल्स बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं। मसलन आप मुस्लिम डिक्लाइन की जो कॉजेज हैं उसका पूरा एक आप क्या कहते हैं फ्लो चार्ट बना दें, ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान सेपरेशन के ऊपर सवाल आया है तो फिर आप उसमें जो कॉजेज हैं उसका चार्ट बना दें। तो कुछ इस तरह से पेपर के अंदर आपने सिर्फ ये नहीं लिखना कि टेक्स्ट ही टेक्स्ट उसको नजर आए, वो तो फिर एवरेज पेपर हो जाएगा ना, बाकी लोग भी ऐसे लिख रहे होंगे। अगर सवालात के अंदर कोई ग्राफ बना हुआ है, कोई डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, और इसी तरह जो है वो कोई मैप बना हुआ है, तो इसमें जनाब एक इनफरादियत तो फिर कायम होगी, और उस इनफरादियत को देखते हुए फिर वो आपको जो है वो नंबर जो है वो देगा।
का। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आप बुक रिव्यू वगैरह पढ़ लिया करें, ठीक है। आपको नेट से मिल जाएगा, चैट जीपीटी से आपको बुक रिव्यू जो है वो फाइंड आउट करना बहुत आसान होता है। आप चैट जीपीटी पे जाके आप बुक का नाम लिखें और आपको ऑप्शन देने, इंस्ट्रक्शन दे दे कि मुझे इसका बुक रिव्यू चाहिए, कितनी हेडिंग्स में चाहिए, किस एंगल से चाहिए, उसमें भी आपको गाइडलाइन कर देगा, ठीक है। तो अगर आप सारी किताब नहीं पढ़ सकते, आपने आयशा जलाल की किताबें जो हैं आप चाह रहे हैं कि जी मैं उसको सोर्स करना है, ठीक है, मैंने रेफरेंसिंग के लिए यूज करना है, तो फिर पूरी किताब पढ़ने से बेहतर है कि आप जो है वो उन किताबों का रिव्यू पढ़ लें, ठीक है। तो रिव्यू से भी आपको आइडिया हो जाएगा और आपके लिए आसानी हो जाएगी कि उस किताब का एक समरी आ जाएगी, तो फिर आप उसको आसानी से जो है वो रिव्यू के लिए रेफरेंसिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। आई होप दैट कि आपको समझ में आया होगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से था जो कि लास्ट हमने किताब क्लास पढ़ी थी पाकिस्तान अफेयर, फिर करंट अफेयर की, जिसमें हमने पूरा रोड मैप जो था वो उस पर बात। एक अहम बात बताता चलूँ, अगर आप लोग CSS की ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। और CSS के लिए मैंने डिस्क्रिप्टिव ऐसे को 6 हिस्सों में डिवाइड किया है, मतलब वुमेन पर, डेमोक्रेसी पर, एजुकेशन पर, सोशल इवल्स पर और करंट अफेयर्स पर, और एक मल्टी ऐसे, मतलब 6 टॉपिक वाइज मैंने डिस्क्रिप्टिव ऐसे बनाए हैं। अगर आप लोग वो बाय कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप लोग CSS का ऐसे पास कर लेंगे। 4000 अल्फाज पर ऐसे होगा एक, और इसके अलावा आपने सिर्फ कोटेशंस, और इसके अलावा आपने इंट्रोडक्शन में कुछ अल्फाज टॉपिक के बारे में लिखने हैं, बाकी ऐसे सारा का सारा वही होगा। और इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि ये ऐसे मैंने बाकायदा 2 बार CSS मेरे उस्ताद साहिब हैं उन्होंने चेक किए हैं, और उन्होंने 2 बार CSS भी पास किया है, इंटरव्यू में भी गए लेकिन मेरिट लिस्ट पर नाम नहीं आया, उनसे बाकायदा तौर पर मैंने चेक करवाए हुए हैं। अगर आप लोग वो बाय कर लेते हैं तो आप लोगों का CSS का ऐसे का पेपर इंशाअल्लाहुल अज़ीम पास हो जाएगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो लाजमी बाय करें और लाजमी उसमें से तैयारी करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीम अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकिनार करेंगे। बहुत सी बेहतरीन दुआएं आप लोगों के लिए। और इसके अलावा अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं या टेस्ट चेक करवाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।